लॉकडाउन का 27वां दिन है, लेकिन महाराष्ट्र के पालघर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें अफवाह कहें या जो भी, लेकिन उसको लेकर राजनीतिक रंग इस खबर ने लेना शुरू कर दिया है और अब सवाल उठने लगे हैं। पालघर में गुरुवार को 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और अब इसमें राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 101 लोगों को गिरफ्तार किया है, आरोपी हैं जो। दरअसल गुरुवार को जब 2 साधु और एक उनका ड्राइवर पालघर से सूरत की ओर जा रहे थे, तब इनको चोर समझकर इनकी स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी, जिसमें तीनों की मौत हो गई। अब इसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने लिखा है कि जिस निर्दयता से पालघर में मॉब लिंचिंग हुई वो काफी अमानवीय है। मैं एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, इस मामले में जल्द से जल्द कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करके कहा है कि पालघर की घटना पर कार्रवाई की गई है। जिन्होंने 2 साधुओं, एक ड्राइवर और पुलिस कर्मियों पर हमला किया है, पुलिस ने घटना के दिन ही उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराध और शर्मनाक कृत्य के अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। सोहित मिश्रा हमारे साथ है। सोहित, गुरुवार की घटना है, आज सोमवार है। इतना समय क्यों लगा इस घटना को सामने आने में या इसको जो भी रंग अब दिया जा रहा है वो देने में? मुद्दा क्या है? और 2 सवाल इसमें जरूर खड़े होते हैं। एक सवाल कि जो ये अफवाह थी या ये क्यों भीड़ इतनी आक्रोश, इतनी आक्रामक क्यों दिखाई दी? क्योंकि जो आरोप है वो तो ये है कि बच्चा चोरी का शक है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का उसमें शक था, इसलिए भीड़ ने अपना आपा खो दिया। उसमें कोई सत्यता थी या किस तरीके का? पुलिस पर भी अटैक हुआ है, जो हम वैन देख रहे हैं उसको पलट दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि ये मामला अभी क्यों आ रहा है, दरअसल ये मामला गुरुवार रात का है और हम भी खुद हमारे यहाँ पर शुक्रवार से ही इस पर लगातार रिपोर्टिंग की जा रही है। अब हुआ यह है कि रविवार के दिन कुछ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इसके ऊपर टिप्पणी की, क्योंकि जो लिंचिंग हुई थी उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया। दरअसल गुरुवार रात को जो ये लोग हैं, जो 3 लोग थे, उसमें 2 साधु थे, एक की उम्र 70 साल थी, एक की 35 साल और उनके एक 30 वर्षीय ड्राइवर। ये तीनों सूरत की ओर जा रहे थे, जहां पर उन्हें एक मैयत के लिए जाना था। उन्हें वहां पर किसी की मृत्यु हो गई थी, उनके यहाँ जाना था। जब ये पालघर में थे तब वहां पर एक अफवाह फैली थी कि कुछ लोग चोरी करने आए हैं और जिस तरीके से आपने देखा कि भीड़ वहां पर हावी हो गई, भीड़ को लगा कि यही वो लोग हैं जो चोरी करने आए हैं। उस अफवाह के ऊपर उन्होंने इन सभी लोगों पर हमला किया और उसके बाद हमने देखा कि जब पुलिस ने बचाने की कोशिश की तो पुलिस पर भी हमला किया। बहरहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले सरकार के न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है। जिस तरीके से 2 साधुओं की मृत्यु हो जाती है, उससे लेकर सवाल उठाया गया। यही चीज बीजेपी के जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा। हालांकि इसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। कुल 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 9 नाबालिग है और 101 लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल अगर बात करें जिस तरीके से ये ट्वीट्स आने लगे, इसके ऊपर पहले महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके दफ्तर की ओर से ट्वीट किया गया कि इसके ऊपर राजनीति ना करें। हमने उसी दिन से कार्रवाई करनी शुरू की, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही बात बाद में राज्य के गृह मंत्री ने भी की है। गृह मंत्री ने कहा है कि जितने लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए तो वो की है और अब जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो अफवाह किसने फैलाया था और भीड़ इतनी हावी क्यों हो गई। ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर जहां जांच पुलिस की ओर से जारी है, 100 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वही विपक्ष जो है इस पूरे मामले में अभी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप सरकार की ओर से लगाया जा रहा है। शुक्रिया सोहित इसको समझाने के लिए कि पूरी कहानी क्या थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है या मुख्यमंत्री की तरफ से खुद अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं, वो ट्वीट्स हम साथ में स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे कि उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पर सांप्रदायिक या किसी तरीके का राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए, उस पर भी हमारी नजर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के एक विधायक की। भाजपा के विधायक हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में हजारों मजदूर और छात्र अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं।
राजस्थान के कोटा में करीब 25,000 छात्र फंसे हैं। यहां फंसे छात्रों में जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्हें यूपी सरकार ले आई है। उन्होंने बस भेजी थी, लेकिन जब बस भेजने की बारी बिहार के लिए आई तो बिहार सरकार ने लॉकडाउन उल्लंघन की बात कहकर इससे इनकार कर दिया, लगातार इनकार करते रहे। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि इस इनकार के बीच भी बिहार सरकार अपने नेता को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। बिहार के बीजेपी विधायक अनिल सिंह को प्रशासन ने एक पास जारी किया है। यह पास उनके बेटे को कोटा से लाने के लिए मिला है। अब इस पास पर सवाल उठ रहे हैं क्यों एक विधायक को स्पेशल पास दिया गया और दूसरों को लाने से इनकार किया जा रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि कोटा से छात्रों का लाना लॉकडाउन सिद्धांत के खिलाफ है। बीजेपी विधायक को यह पास 15 अप्रैल को जारी किया गया था, जो नवादा के प्रशासन ने जारी किया था। हैरानी की बात यह है कि इससे 2 दिन पहले कोटा से बिहार बॉर्डर पहुंचे छात्रों को रोक दिया गया था। वो याद होगा, जो टैक्सी लेकर पहुंचे थे छात्र वहां पर। हां, लेकिन शुरुआत में उनको स्क्रीनिंग की गई, छात्रों को होम क्वारंटीन में रखे जाने की शर्त पर, उसके बाद उन्हें अनुमति दे दी गई थी। कोटा में देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 1.5 लाख छात्र आते हैं। ये छात्र यहां इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी करते हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र बिहार, उत्तर प्रदेश के हैं। यहां पढ़ने वाले छात्रों में करीब 30,000 छात्र IIT, मेडिकल समेत दूसरी परीक्षाओं को पास करते हैं। आज से देश के कोरोना फ्री ग्रामीण इलाकों में उद्योग धंधे खोलने की इजाजत सरकार ने दी है, सशर्त इजाजत दी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इससे स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर इससे बढ़ेंगे। लेकिन छोटे और मंझले उद्योगों के संघ FISCME ने यह कहा है कि पहले चरण में छोटे उद्योग और फैक्ट्रियां अपनी क्षमता का 25% भी ही काम कर पाएंगी, और इसकी उम्मीद कम है कि वो 25% भी काम कर सकेंगी, क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से लागू लॉकडाउन की वजह से पूरी सप्लाई चेन चरमरा गई है और उसे नए सिरे से बहाल करने में महीने लग जाएंगे। हमारे साथ हिमांशु शेखर है। हिमांशु, ये बात वाजिब भी है, क्योंकि क्या हम कोई एक चीज जो शुरू कर रहे हैं उससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, क्या उसका भी संज्ञान लिया जाता है? तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है। तो ऐसे में जो ये बात सामने आ रही है कि शायद ही कुछ फर्क पड़े, 25% भी हम शायद ही जो हम करते हैं वो कर सकें, तो ये एक कंसर्न जरूर है, खुल जरूर गया है, लेकिन क्या वो इंपैक्ट वो दे पाएंगे इकोनॉमी को? कई महीने लगेंगे। पूरी जो प्री कोविड सिचुएशन जो है उस व्यवस्था की प्रोडक्शन लेवल को अचीव करने में छोटे उद्योगों को कई महीने लगेंगे। ये बात फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस ने कही है। उसकी 2 वजह है शशांक। पहली बात यह है कि एक इशू वर्किंग कैपिटल का है। छोटे उद्योगपति जो हैं उनको ऐसा लगता है कि RBI ने जो राहत दी, जो रेपो रेट में कट किया, उसका पूरा फायदा छोटे उद्योगों को बैंकों ने ट्रांसफर नहीं किया। उनके लिए अब भी क्रेडिट एक्सेस करना बैंकों से बहुत मुश्किल हो रहा है। बैंक्स के जो नॉर्म्स हैं लेंडिंग के, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, टफ हैं, और जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए वो फंड एक्सेस करना, जो राहत RBI ने दी, वो नीचे नहीं पहुंच रहा है उन तक। एक तो पहला सवाल वर्किंग कैपिटल का है कि 1 महीने से जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जो मजदूर नहीं है साइट पर, उन्हें कैसे फिर से बहाल किया जाए। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इतना जरूर है कि एक शुरुआत हुई है आज से, और कई इलाकों में छोटी फैक्ट्री को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। फैक्ट्रियां खुलेंगी, कुछ पेमेंट्स होंगे, जो वेजेस पेमेंट होते हैं वर्करों को, वो पेमेंट किया जाएगा। ये एक अच्छी शुरुआत जरूर होगी, लेकिन उसमें 2 सवाल है। पहला ये कि जो सप्लाई चेन की व्यवस्था है वो 1 महीने में चरमरा चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छोटा उद्योग ताला बनाता है मान लीजिए, तो आप ताला उतना ही बनाएंगे जितनी ताला खरीदने वाले लोग होंगे या जितनी ताला बाजार में बिक पाएंगे। तो और दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट का भी एक संकट है। सवाल बीच में जो मिडिलमैन होते हैं उनका भी है कि वो कितने आसानी से उन छोटे उद्योगों तक पहुंच पाएंगे इस लॉकडाउन के दौर में। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन की व्यवस्था है, रॉ मटेरियल की सप्लाई, उसके बाद फैक्ट्री में किसी भी एक सामान का बनना, फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए उसे रिटेलर तक पहुंचाना। अब रिटेलर सामान बेच सकता है, नहीं बेच सकता, वो कितनी डिमांड करेगा, क्योंकि आज के दिन जब देश के बड़े हिस्से में दुकानें बंद हैं,
तो जो डिमांड है, छोटे उद्योग जो सामान पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसकी डिमांड भी बहुत कम है। तो इसलिए रॉ मटेरियल की सप्लाई से लेके ट्रांसपोर्ट और फिर उसके बाद रिटेलर तक सामान को पहुंचाना, ये जो लॉजिस्टिकल चैलेंज है और जो व्यवस्था अभी चरमरा गई है, इस सप्लाई चेन को फिर से बहाल करने में कई महीने लगेंगे। लेकिन इतना जरूर है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। और ये कहा है कुछ उद्योगपतियों ने मुझे कि पहला दिन निश्चित तौर पर जो पेमेंट बचा हुआ है वो पेमेंट वर्करों को मिलेगा, जो बहुत अच्छी खबर है उनके लिए। बिल्कुल, कुछ अच्छी बातें भी हैं और जैसा कि हिमांशु ने समझाया है, एक सरल भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद की करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा कि शुरुआत तो अच्छी है लेकिन दिक्कतें भी इससे जुड़ी हुई हैं, जिसको धीरे धीरे ज़रूर उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। शुक्रिया हिमांशु। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज़ का, यानी आप हमारे एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर जाकर हमारी इन 5 खबरों पर जो पोल पब्लिश होगा उस पर अपनी राय दे सकते हैं, किस खबर को आप पूरे दिन देखना चाहेंगे एनडीटीवी पर और किस खबर को आप विस्तार से जानना चाहेंगे। पहली खबर इस सूची में है, लॉकडाउन ग्रीन और ऑरेंज जोन में आज से ढील। दूसरी खबर, राज्यों को केंद्र की चिट्ठी, गाइडलाइन में ना हो कोई कोताही। तीसरी खबर, दिल्ली से कंटेनमेंट जोन में आज से रैपिड टेस्टिंग। चौथी खबर, कोरोना बीमा क्लेम 2 घंटे में करना होगा निपटारा। और पांचवी और अंतिम खबर, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कोहराम, औंधे मुंह गिरे दाम। तो इन खबरों पर अपनी राय और जो भी आप कहना चाहते हैं वो जाकर हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर हम तक जरूर पहुंचाएं।